Okay, so good evening and welcome to the first lecture of conservation of plants and animals. That is a new chapter. Okay. Now, conservation of plants and animals इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमें टिम्बर यानी वुड, केमिकल्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं. उसी तरह एनिमल से भी हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज, जैसे मीट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, और फिर उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हो गए, यानी अगर स्किन है तो वो दूसरी काम में आ रही है, बोन है तो वो दूसरे काम में आ रहा है. ठीक है, तो ये और ये नहीं है कि सिर्फ किलिंग, यानी कि ये जिंदा रहें, प्रॉपर वे में रहें, ये बहुत जरूरी है. लेदर ऑल्सो, यस, तो ये भी बहुत जरूरी है कि हमारा जो इकोसिस्टम है इसको बैलेंस करने के लिए. ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कंजर्वेशन किसको कहते हैं. पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो कंजर्वेशन किसको कहते हैं. देखो, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो रिसोर्सेज हैं इनको यूज ही ना करें, इसको एकदम उठा के कहीं रख दें या फिर टच ही ना करें और वो बच जाएगा तो ये कंजर्वेशन है. नहीं, कंजर्वेशन इसको नहीं कहते. कंजर्वेशन कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको वाइज और जुडिशियल तरीके से हम यूज करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे. यानी जुडिशियल यूज करें, वाइज यूज करें, सही तरीके से, वेस्ट ना करें. तो जब इस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, स्पेशली इस चैप्टर में प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है, इनको जब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भाई ह्यूमन की जो नीड है वो उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसी से पूरी करेगा. ठीक है, ह्यूमन की नीड वहीं से पूरी होती है. ठीक है, तो अ वाइज एंड जुडिशियल यूज, wise and judicial use of all natural resources is called conservation. Is called conservation. इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं. ठीक है, अब इसका एम क्या होता है. व्हाट इज द एम ऑफ इट. क्यों कंजर्वेशन हमें करना है. तो जैसा कि डेफिनेशन में भी दिख रहा है कि हमें वाइज और जुडिशियल यूज करना है, लेकिन क्यों करना है. तो सबसे पहले टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, क्योंकि जब नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, एनवायरमेंट की क्वालिटी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी. टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करना है, पहली चीज. दूसरी चीज, जब हम कंजर्व करेंगे, उनको जुडिशियल यूज करेंगे, तो इनकी कॉन्टिन्यूटी और अवेलेबिलिटी का एश्योरेंस बढ़ जाएगा. यानी फॉर फ्यूचर जनरेशन, जैसे मैंने बताया, आगे के लिए भी अवेलेबल रहे. तो टू इंश्योर अ कॉन्टिन्यूअस availability of useful plants, animals and other materials for future generation. For future generation. एक मिनट, थोड़ा सा डिले हो रहा है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट्स
कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे एसोसिएटेड है, और क्यों कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टाइप की एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं। सबसे पहले स्टडी करेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब देखो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे आप पेड़ों को काटते हैं, मतलब ये नहीं कि एक पेड़ काट दिया, दो पेड़ काट दिए, उसको डिफॉरेस्टेशन कहेंगे, नहीं। लेकिन जब एक बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पेड़ होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ट्रीज हैं, ये हमें बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एक लार्ज स्केल पे इन पेड़ों को काटा जाएगा तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्लियर? मीन्स द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल is called deforestation. Is called deforestation. उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? ये क्या लिखा है? नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। ये तो बता रहे कि उनके जिंदा रहने में, उनको जिंदा रखने में या सर्वाइवल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डिफॉरेस्टेशन। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ये कहां से लिखा है? पहले इसीलिए फोकस यहां पे करो, जब मैं पूछूं तब कोई चीज, नहीं तो फोकस डेविएट होगा, जो बता रहा हूं वो भी नहीं समझ में आएगा। जब मैं कुछ पूछूं तब आंसर कीजिए, ठीक है। अब ये कहां से लिखा? अब इसको लिखने में टाइम लगाया, इतनी देर में ये चीज हो जाती। ये स्टेटमेंट डेफिनेशन नहीं, ये बता रहा है कि थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट क्या है उनके सर्वाइवल में, वो डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन नहीं है, डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन ये है, so the cutting down of trees on large scale is called deforestation. एक बड़े पैमाने पे ट्रीज को काटना, पेड़ों को काटना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहें। सबसे बड़ा रीजन क्या है? ड्यू टू, क्यों हो रहा है डिफॉरेस्टेशन? रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड, यानी लकड़ी की डिमांड बढ़ गई, लकड़ी की चीजें। ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ लैंड, लैंड की डिमांड बढ़ गई कि लैंड खाली कराया जाए, किस लिए? फॉर फैक्ट्रीज, हाउसेस, रोड्स, एक्सेट्रा। इन सबको बनाने के लिए जमीन ज्यादा से ज्यादा खाली चाहिए, ठीक है। थर्ड रीजन, ड्यू टू इंक्रीज्ड माइनिंग एक्टिविटी, उसकी वजह से ऊपर जो पेड़ और पूरा जंगल है उसको काटा जा रहा है ताकि माइनिंग किया जा सके, ठीक है। ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, जो वाटर टेबल है, देखो ये हमारा अर्थ है, हम होता है ना कि अंदर सबमर्सल पंप डालते हैं और ये पंप हमें पानी, ग्राउंड वाटर जो है वो खींच के देता है, ये हमारा ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। दिस इज ग्राउंड वाटर। तो ये जो वाटर जहां पे है, मौजूद है इस वक्त अर्थ के अंदर, जो पूरा एक एक ट्रेजर उसका मौजूद है, पूरा एक लेवल जो मौजूद है, तो ये हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वाटर टेबल।
ठीक है, तो ये वाटर टेबल धीरे धीरे, क्यों भाई, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी ही क्या हो रही है भाई, बारिश कम हो रही है। अगर बारिश हो भी रही है तो इतना कंस्ट्रक्शन है कि वो अर्थ के अंदर ही पानी नहीं जा पा रहा है सही से। तो धीरे 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 जो नीचे ग्राउंड वाटर है उसका मतलब जो वाटर टेबल है, जो लेवल है बेसिकली, वो कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इट विल नॉट सपोर्ट द ग्रीनरी। और नेक्स्ट रीजन क्या है, ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स। जंगलों में आग लग जाना, लग जाती गर्मी की वजह से, कभी शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से पूरे पूरे जंगल में आग लग जाती है, और पूरा पूरा बड़ा सा बड़ा एरिया जो एकदम पेड़ों का खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन होने के। याद रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, बड़े पैमाने पे पेड़ों का काटा जाना। ठीक है, जिसमें कुछ रीजंस बताए कि हो क्यों रहा है। ठीक है, अब आगे जो पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस यानी अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो फिर इसका नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान क्या है, लेसर रेनफॉल, बारिश कम होगी, बारिश कम होगी, जिसकी वजह से वाटर टेबल विल लोअर डाउन। वाटर टेबल विल लोअर डाउन। दूसरा क्या रिजल्ट होगा, मतलब कॉन्सिक्वेंस मींस डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या होगा कि इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन। इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन, उसके बाद इंक्रीज्ड, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ट्रीज नहीं रहेंगे, तो उनके जो रूट्स होते हैं वो टॉप सॉइल, जो न्यूट्रिशियस सॉइल होता है, उसको होल्ड करके रखते हैं। तो जाहिर सी बात है जब पेड़ ही खत्म हो जाएंगे तो वो जो टॉप सॉइल है वो लूज हो जाएगी। लूज होने की वजह से जब बारिश होगी तो बह जाएगी, इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा, सॉइल इरोजन विल इंक्रीज। उसके बाद जब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो दे विल बी डेंजर टू वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इकोसिस्टम के लिए, उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो उनको मारने वाले, उनको जो है एक्सप्लॉइट करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ जाए क्योंकि प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छे टेम्परेचर रेगुलेटर होते हैं। हाँ, रिसर्च साइंटिस्ट क्या रिसर्च करेंगे, पेड़ लगाना है, यही इसका सोल्यूशन है। पेड़ लगाना है, अननेसेसरी पेड़ को नहीं काटना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, बाढ़। इंक्रीज चांसेस, चांसेस बढ़ जाएंगे फ्लड्स के। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने स्टडी किया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रीजन क्या है डिफॉरेस्टेशन का, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन होगा तो फिर, ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन जो फॉरेस्ट का यानी पेड़ों को जो काटा जा रहा है, तो बेसिकली फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये अब हम पढ़ेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ये चीज हो रही है जिससे ये नुकसान हो रहा है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हम समझेंगे। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट।
हाँ जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन को ज्यादा अवॉइड करना है कि कम से कम पेड़ काटने की नौबत आए। हाँ भाई हो गया। हाँ बाढ़ के और भी, फ्लड्स के और भी रीजन है, डिफॉरेस्टेशन एक रीजन है उसमें से। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्स, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहते हैं जो रिप्लेनिश हो सके, आप उसको रिसाइकिल कर सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं एक बार खत्म हो गए तो फिर दोबारा आना बड़ा मुश्किल है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो, खत्म हो गया तो फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उसको दोबारा आने में। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल जो है वो फॉरेस्ट भी है। ठीक है, एंड व्हाई इट इज यूजफुल, व्हाई इट इज यूजफुल, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इट प्यूरिफाई द एयर एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन, एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी एयर को प्यूरिफाई करता है और पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल, रेनफॉल कराने में, बारिश कराने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, कीप्स ऑन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, वही जो अभी जिक्र किया था कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ग्राउंड वाटर सूखता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, नीचे से पानी नहीं मिलेगा ग्राउंड। तो ये जो पेड़ हैं जब ये रहते हैं तो ये इसी ग्राउंड वाटर को भाई यूज करेंगे, कम होगा, बारिश होगी, क्योंकि भाई बारिश भी करा रहा है पेड़, उसमें मदद कर रहा है, बेसिकली हेल्प कर रहा है। तो बारिश होगी, फिर से ग्राउंड वाटर जो है फिर फिलअप हो जाएगा, वाटर टेबल फिर राइज कर जाएगा। तो पेड़ का होना देखो कितना जरूरी है। वही जो नुकसानात थे, जो डिफॉरेस्ट, देखो सेम वही है कि फॉरेस्ट के होने का क्या फायदा है। तो जब भी पढ़ा था कि फॉरेस्ट जब कट जाएगा तो नुकसान क्या होगा, तो उसी का ऑपोजिट फायदा है, यानी फॉरेस्ट कटने से सॉइल इरोजन होगा। तो फॉरेस्ट क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा। ओके ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स व्हाट, दैट इज
सॉइल इरोजन। तो जब सॉइल इरोजन रुकेगा, जो टॉप सॉइल है वो रुकेगा, तो जाहिर सी बात है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। सो एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, उसको बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट वन, पेड़ कटने से, फॉरेस्ट कटने से फ्लड आएगा। तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट अगर रहेगा तो इट विल कंट्रोल फ्लड, उसी का ऑपोजिट लिखना है, इट विल कंट्रोल व्हाट, फ्लड। नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड हैबिटेट। देखो हैबिटेट किसको कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म नेचुरली जहां पे रहता है वो उसका हैबिटेट है। मछली पानी में रहती है तो वो उसका हैबिटेट है, ठीक है। बर्ड्स जो है वो ट्रीज पे रहती हैं, वो उनका हैबिटेट है। हम जमीन पे रहते हैं, ये हमारा हैबिटेट है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स, अभी तो दिया मैंने, अभी अभी तो दिया है कि जो मछली है फिश पानी में। अच्छा, ठीक है, तो हैबिटेट किसको कहते हैं? नेचुरली लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम हैबिटेट बोलेंगे। So it provides habitat to various kind of animals, various kind of animals, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था, it provides many useful product, many useful products। Example of habitat loin means हाँ सिंपल, जहां वो नेचुरली रहता है। वो उसका हैबिटेट कहलाता है। So provide many useful products like gums, raisins, dyes, honey, medicines, okay, oils, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स फ्रूट्स वो सारी चीजें, ओके। So these are some, you can say, benefits of having forest। अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, यानी यही बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ। तो चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Okay, coming to the next, that is conservation of forest and wildlife। ठीक है, so how we can conserve it means here we are going to discuss different mechanisms। सबसे पहला कि ऑर्गेनाइज, दैट इज जो एनिमल्स हैं बेसिकली, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी। देखो ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि भाई जानवर तो चरेंगे, लेकिन जब ज्यादा चरेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से वो जो प्लांट्स हैं
वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ज्यादा खाने की वजह से, मतलब एनिमल्स उनको ज्यादा खाएंगे तो फिर प्लांट्स डाई करना शुरू कर देंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, रीग्रो नहीं करेंगे। तो पहला क्या है, ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग तो सही है, ओवर ग्रेजिंग शुड बी स्टॉप्ड इन जंगल। ओवर ग्रेजिंग शुड बी स्टॉप्ड इन जंगल। ओवर ग्रेजिंग से रोकना है हमें, ठीक है। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज must be stopped. Large scale cutting of trees must be stopped. ठीक है, जो बड़े पैमाने पे जो हम काट रहे हैं जंगलों को, वो हमें रोक देना चाहिए। तीसरा क्या है, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, प्लांट मोर सीडलिंग्स। जहां तक हो सके प्लांट्स को लगाएं, ठीक है, जहां भी हो सके, ठीक है। और खास करके जो डिफॉरेस्टेड एरिया है उस पर दोबारा से हम प्लांट्स को ग्रो करें। तो जहां जहां मौका मिला, रोड साइड है वहां पे भी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, ठीक है, रेल साइड होती है वहां भी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। बैरन लैंड्स हैं, अगर नहीं हो सके कुछ तो अपने घर पे ही प्लांट्स को हम ग्रो करें। अगर हर कोई अपने अपने घर पे ही प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर देगा तब भी कुछ फायदा होगा। हाँ, जो बहुत बड़े लेवल पे फायदे वो तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ तो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश यही है कि जो जमीन है बेसिकली वहां पे हम प्लांट्स को, ट्रीज को जो है वो और लगाए। दूसरा, जनरल अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में जाके बातें करें और कंपेन्स चलाएं। ऐसे होता है सीबीएसई में वन महोत्सव प्रोग्राम अभी रिसेंटली हुआ था, ठीक है। जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोग अवेयर हो और प्लांटिंग करें, ठीक है। वन महोत्सव होता है, ऑब्जर्व किया जाता है, यही जब मॉनसून स्टार्ट होता है तभी, ठीक है, ताकि लोगों को अवेयर करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लेवल पे जो है वो प्लांट्स को लगाएं। फॉरेस्ट फायर्स जो है, जो जंगलों में आग लग जाती है, उनको चेक करें, कोई ऐसी चीज ना हो जहां से आग लगे और पूरा पूरा जंगल जो है वो खत्म हो जाता है। अभी आप जब क्लास से फ्री हो गया तो आप डालिएगा फॉरेस्ट फायर्स, आपको दिखाई देंगे। रिसेंट फॉरेस्ट फायर अभी हुआ था रिसेंटली, शायद ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज में आया था, तो देखिएगा। मीन्स आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ऐसे ही आसपास कहीं हुआ था, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक्ड, ठीक है, तो चेक किया जाए। ऐसी जगह पे स्मोकिंग या कोई बर्निंग एक्टिविटी है वो वहां पे नहीं करा जाए। नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। अगर कोई ऐसी कीड़ा है, कोई पेस्ट है जो खराब कर रहा है पूरे पूरे जंगल को, तो फिर उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स, ओके, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। हाँ, क्योंकि वहां पे बारिश है और सारी चीजें हैं, मॉइस्टनेस है, पानी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कम चांसेस है। नेक्स्ट वन, पोल्यूशन ऑफ एयर, यस एग्जैक्टली, pollution of air, water and soil must be controlled, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कर सके, ठीक है। उसके बाद all the activities, all activities
related to soil erosion must be checked. Okay, must be checked and stopped. और जब हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट करें, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करें, माइनिंग करें, तो सारे इकोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रख के उन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाए. ठीक है. तो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, roads and mining, all ecological factors must be considered. ठीक है सारे. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम ये कंजर्व कर सकते हैं प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ को, ताकि हमारा फॉरेस्ट कंजर्व रहे और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो हमें और हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिलते रहे. कोई डाउट है यहां तक तो पूछ सकते हैं, इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ये जैसे मैंने कहा था, ये चैप्टर बेसिकली इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, इंफॉर्मेशन, डेटा, ये सारी चीजें इसमें है, और जाहिर सी बात है वैल्यूज कनेक्टेड है. चलिए इसको कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. ठीक है. Now coming to the next topic, and that is biosphere reserve. फिर से hang. Okay. So next topic is what? Biosphere reserve. ठीक है. देखो एक चीज है कि जो हमने अभी तक पढ़ा कि भाई जो फॉरेस्ट है उसका ये यूज है, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट में जंगली जानवर भी रहते हैं. ठीक है. तो एक तो ये जो हमने डिस्कस किया कि फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाए, एक पर्टिकुलर बात हुई. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा मोटा एरिया है. ठीक है. तो इसीलिए क्या किया जाता है कि तरह तरह के, यू कैन से, बड़े बड़े एरिया जो है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, गवर्नमेंट उसको सेलेक्ट करती है और उसको बाउंड्री करती है. बाउंड्री मतलब कि बेसिकली कि वो एक गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें जो प्लांट्स, जो एनिमल्स, जो कुछ है वो एज इट इज रहेंगे. तो छोटे एरिया से बड़े एरिया तक जो है वो कंसिडर किया जाता है. जैसे कुछ नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, कुछ सैंक्चुरीज बनाई जाती हैं और कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं. ठीक है. तो 1972 में एक एक्ट जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ओहो, यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो गई.
ओके, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेट अ सेकेंड, ओके, 1972 में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड, गवर्नमेंट क्रिएटेड सम प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि नेशनल पार्क्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व और बड़े पैमाने पे हो जाता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज बेसिकली एन एरिया, protected area developed to conserve biodiversity. Biodiversity, biosphere reserve, अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है, नहीं नहीं, नोट पैड में प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी कभी पॉज करने पे कुछ होता है, कुछ इंटरफेरेंस हो जाता है तो फिर उसके बाद लैग करना शुरू कर देता है। बायोस्फीयर रिजर्व इतना होता है कि उसमें नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज तक आ जाते हैं, यानी इतना बड़ा एरिया होता है, ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व is the protected area, okay, is a protected area developed to protect biodiversity. बायोडाइवर्सिटी मीन्स, देखो बायो मीन्स, बायो मतलब होता है, बायोस मीन्स होता है लिविंग, और डाइवर्स मीन्स होता है डिफरेंट। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने तरह तरह के हैं, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंसेस हैं, इतने तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो उसी को कलेक्टिवली एक टर्म दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द बायोडाइवर्सिटी, मींस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी अमंग्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली दो रीजन के लिए, एक तो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, यानी अब एक बड़ा सा एरिया उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया कि भाई ये एरिया, अब इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, सारी चीजें इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है, आप जानवर को नहीं मार सकते, ये सारी चीजें, मतलब ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं। तो एक तो प्रोटेक्शन के लिए, जो आपको वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व को यूज किया जाता है फॉर टू एजुकेट, ट्रेन, यानी एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग इकोसिस्टम्स, यानी इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना, उनको समझाना कि इसके क्या फायदे हैं, नहीं होगा तो क्या नुकसान है, उसके लिए भी जनरली बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, ओके, इंडिया की अगर हम बात करें, सो देयर आर 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, वो सब हम बात करेंगे, फिर उसके बारे में एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे कौन कौन से हैं। लैगिंग हो रही है, वही मैं कह रहा हूं, प्रॉब्लम कर रहा है। तो आज यहां पे इसको फिनिश करते हैं, और क्विज जाएगा, क्विज को प्ले करना है, ठीक है,
कल DCDH का टाइम वही है, आपके टाइम टेबल में दिया हुआ है। टेस्ट अगस्त से स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ था। ठीक है, ये हो गया। चलो फिर अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, कौन से 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनका एग्जाम्पल, और ये देखेंगे कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें सैंक्चुरीज और ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, सैंक्चुरीज भी आती हैं, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स भी आते हैं, उन सबको देखेंगे, फिर इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे और आगे के टॉपिक्स को। ठीक है फिर, ओके देन, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, टेक केयर।